गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वहाँ पे जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमने क्या किया था कि 2 ब्लॉक्स आपको दिए गए थे और देयर वाज द फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2 फर्स्ट केस के में, और आपको क्या दिया था, देयर वाज नो फ्रिक्शन बिटवीन द M1 एंड द ग्राउंड। और वहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना था, वहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F सच दैट देयर विल बी स्लिपिंग अकर्स बिटवीन M1 एंड M2। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था कि यू हैव टू फाइंड आउट, सो दैट आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द F सच दैट देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ स्लिपिंग बिटवीन M1 एंड M2। एक तो ये केस पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F सच दैट देयर इज नो सच दैट देयर इज स्लिपिंग अकर्स बिटवीन M1 एंड M2। तो वो क्या हो गया, वो आपका एक बाउंड्री का केस हो गया है। तो अगर फोर्स आपका उस बाउंड्री वाले फोर्स से जहाँ पे आपकी जस्ट स्लिपिंग अकर होती है उससे कम होगा तो इसका मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ उसके बाद उस फोर्स के बाद आपकी स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था इन सभी केसेस के अंदर आपको कैसे डील करना है। सबसे पहले आपको हमेशा अज्यूम कर लेना है कि बोथ ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स दे आर मूविंग टुगेदर। तो जब ये दोनों मूव एक साथ हो रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सेशन फाइंड आउट कर लेंगे वो बोथ द ब्लॉक्स। ओके, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एफबीडी ड्रॉ करना है किसका, M2 का। और एफबीडी ड्रॉ करने के बाद M2 का आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका मैक्सिमम एक्सेशन क्या हो सकता है। और जो मैक्सिमम एक्सेशन यूजुअली आप फाइंड आउट करेंगे वो आपको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम एक्सेशन इसका हो सकता है वो हो सकता है किसके इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। ठीक है, तो वहाँ से आपकी मैक्सिमम एक्सेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि M2 का लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम एक्सेशन इतना हो सकता है। और आपने एक एक्सेशन कैसे फाइंड आउट किया है, बाय कंसीडरिंग M1 और M2 एज ए वन सिंगल बॉडी। तो अगर आपने जब एक सिंगल बॉडी कंसीडर करके जो फाइंड आउट किया है, अगर वो वाला एक्सेशन मैक्सिमम एक्सेशन से कम है तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक आपके एक साथ मूव हो सकते हैं। अगर वो वाला एक्सेशन जो आपने फाइंड आउट किया है बाय कंसीडरिंग बोथ ऑफ दीज बॉडीज मूविंग टुगेदर, अगर ये वाला एक्सेशन आपका मैक्सिमम एक्सेशन से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो कंसीडर किया है कि दोनों बॉडी एक साथ मूव होंगी वो आपका पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो एक्सेशन है ये मैक्सिमम एक्सेशन से आपका ज़्यादा आ गया है। ओके, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब आपका ये फोर्स की कितनी वैल्यू हो सकती है जहाँ पे आपका लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आपका जो एक्सेशन होगा वो मैक्सिमम एक्सेशन से कम होगा और कहाँ पे जो आपका एक्सेशन है वो मैक्सिमम एक्सेशन से ज़्यादा होगा। ओके, तो उसके बाद मैंने जो सेकंड केस जो आपको करवाया था वो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट केस था उसके अंदर हम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे थे। इस केस के अंदर आपका फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे भी, लग से वो μ1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, लग से उसको मैं बोल देता हूँ μ2। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ F सच दैट देयर विल बी स्लिपिंग अकर्स बिटवीन M1 और M2। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की फाइंड आउट करनी है जहां पे इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाए, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न सेम रहेगा, हम ये मान के चलते हैं कि M1 और M2 इन दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों ब्लॉक एक सिंगल ब्लॉक की तरह मूव कर रहे हैं, है ना। अगर ये दोनों ब्लॉक आपके एक सिंगल ब्लॉक की तरह मूव कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द एफबीडी ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स टुगेदर। तो जब आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या पता है नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक तो M1 प्लस M2 इंटू जी, ऊपर की तरफ एक आएगा आपका क्या, नॉर्मल रिएक्शन। और ये जब आगे की तरफ मूव होगा तो आपको पता है कि पीछे की तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी क्या, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है आपका, M1 प्लस M2 इंटू जी, राइट। तो नेट फोर्स जो एक्ट होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स if both the blocks are moving together, और ये बेटा दोनों ब्लॉक आपके एक साथ जा रहे हैं तो नेट फोर्स
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स इज, तो बेटा ये आ जाएगा क्या आपका एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू, एफ तो हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स माइनस ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा बिटवीन M1 एंड ग्राउंड। अभी कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर M1 और M2 के बीच में कुछ लग सकता है। बेटा ये लगेगा, ऑफकोर्स सी बात है लगेगा, लेकिन वो हो जाएगा क्या आपका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि हम M1 और M2 के को एक सिंगल बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। जब आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम या एक बॉडी मान के चल रहे हैं, तो क्या होता है उन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है ये हमको कंसिडर नहीं करना होता है। एफबीडी जब आप कभी भी ड्रॉ करते हैं तो हमेशा याद रखना कि M1 और M2 का एक साथ हम मिलके कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो मैंने पहले भी शायद आपको बताया हुआ है कि वट एवर द फोर्स आर एक्टिंग बिटवीन M1 और M2, या ऐसे तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है M1 और M2 के बीच में, लेकिन वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा M1 और M2 के बीच में, वो भी हमको कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि M1 और M2 को आप एक सिंगल बॉडी मान के चल रहे हैं। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है एज वेल एज जो नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। तो कभी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्स को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, तो M1 और M2 का आप जब एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आपको वही फोर्स काउंट करने हैं जो M1 और M2 के ऊपर लग रहे हैं टुगेदर एक साथ। एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने देखा कि M1 प्लस M2 इंटू जी लग रहा है। एक आपका अभी चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स F के लग जाएगा, ये F एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है। एक आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ग्राउंड और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा नेट फोर्स। नेट एक तो F एक्सटर्नल आगे की तरफ लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ लग रहा है। और यहां से आप क्या बोल सकते हैं, जो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी यहाँ पे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता होता है क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है यहाँ पे, M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, नॉर्मल रिएक्शन, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1 प्लस M2 इंटू जी। तो बेटा नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, तो वो आपकी आ जाएगी F माइनस M1 प्लस M2 म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये नेट फोर्स इन दोनों के ऊपर लग रहा है। अगर आपको नेट एसेशन निकालना है यहाँ पे सिस्टम का, तो नेट एसेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट एसेशन कितना होगा आपका, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास M1 प्लस M2, तो वो हो जाएगा आपका बेटा कितना, M डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 माइनस म्यू के M1 प्लस M2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा म्यू के इंटू जी। ये आ जाएगा बेटा नेट एसेशन। ये नेट एसेशन कब आया है, जब आपने कंसिडर कर लिया ये दोनों ब्लॉक आपके एक साथ मूव हो रहे हैं। ओके, अभी हमको फाइंड आउट करना है क्या कि व्हाट शुड बी द एसेशन। जो M2 का एफबीडी हम फाइंड आउट करेंगे और M2 का एफबीडी से हम फाइंड आउट करेंगे कि M2 का मैक्सिमम एसेशन कितना हो सकता है। ओके, तो जब बेटा आप M2 का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एफबीडी ऑफ M2। तो आपको पता है बेटा एक तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपका M2 के ऊपर, M2G लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो एक तो लगेगा क्या आपका M2G, एक लगेगा क्या बेटा आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपका N2। और अभी देख सकते हैं बेटा इसका एसेशन अगर राइट वार्ड डायरेक्शन के अंदर है, इस डायरेक्शन के अंदर अगर इसका एसेशन है तो डेफिनेट है कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा होगा आपका, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो आपका इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो आपको अच्छी बात है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। तो आगे की डायरेक्शन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किसके इक्वल होगा बेटा, M2 इंटू ए, मास टाइम एक्सेशन के इक्वल होगा एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ। अभी आपको क्या पता है बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है आपको, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है आपकी, लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू के अप्रोक्स आपका क्या आ सकता है कि M2 का कितना मैक्सिमम एक्सेशन आपका हो सकता है।
ओके, तो here maximum value of maximum acceleration of m2 can be, तो बेटा ये कितना हो सकता है आपका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, f लिमिटिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय मास m2। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी, लिमिटिंग वैल्यू आप कहेंगे म्यू 2 है यहाँ पे। ठीक है, म्यू 2, सॉरी बेटा ये म्यू 1 है, म्यू के लिख दिया मैंने यहाँ पे, म्यू 1 है, ये है आपका म्यू, तो यहाँ पे भी म्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 1 है आपका, तो यहाँ पे भी आपका क्या है ये म्यू 1। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू आप कहेंगे म्यू 2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन n2 डिवाइडेड बाई m2। तो जब आप सोल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा क्या, म्यू 2 इंटू m2 इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पे m2 के ऊपर m2 इंटू जी। मैं बार बार बेटा ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैंने बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट ईच एंड एवरीथिंग एवरी टाइम। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ m2 के ऊपर m2 इंटू जी आएगा डिवाइडेड बाई m2, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा म्यू 2 इंटू जी। तो ये तो हो सकता है कितना बेटा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन m2 का कितना हो सकता है आपका म्यू 2 इंटू जी। ठीक है, और जब हम इन दोनों को हमने एक साथ कंसीडर कर लिया उस टाइम पे आपका एक्सेलेरेशन नेट आया ये वाला। अगर आपका ये जो नेट एक्सेलेरेशन है जो आपने फाइंड आउट किया है बाय कंसीडरिंग बोथ ऑफ दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, अगर ये वाला एक्सेलेरेशन आपका इस एक्सेलेरेशन से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब जो आपने अजम्पशन लिया है वो क्या लिया है बेटा, आपका आपने गलत लिया है, क्योंकि m2 का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इतना हो सकता है। तो ये वाला एक्सेलेरेशन अगर इससे ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब आपने जब दोनों को साथ लेके जब आपने माना था तो वो आपने अजम्पशन क्या मान लिया, गलत मान लिया। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला एक्सेलेरेशन ए नेट जो एक्सेलेरेशन है वो ग्रेटर देन ए मैक्स है तो वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, आपका स्लिपिंग अकर्स हो जाती है ऑलरेडी। अगर ये वाला जो एक्सेलेरेशन है जो नेट एक्सेलेरेशन है वो ए मैक्स से कम आता है आपका, तो इसका मतलब बेटा ये पॉसिबल है कि m2 और m1 और m2 दोनों एक साथ ही आपके जा रहे हैं, लेकिन ये वाला एक्सेलेरेशन इससे ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन तो m2 का इतना हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्सेलेरेशन वो ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे जब दोनों को साथ लेके चले तो इसका मतलब जो आपने एजम्पशन ली वो गलत ली, वहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगी स्लिपिंग अकर्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो स्लिपिंग कब अकर्स होगी बेटा, स्लिपिंग विल अकर when a net जो आपने फाइंड आउट किया है बाय कंसीडरिंग बोथ ऑफ द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, ये आपका थोड़ा सा ज्यादा है किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू a मैक्स का। ओके, और बेटा यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, अगर फर्दर हम सोल्व करना चाहें तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का जो डायग्राम है उसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, रिलीज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो a नेट इज ग्रेटर देन a मैक्स, a नेट की वैल्यू क्या है बेटा आपका f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस म्यू 1 इंटू जी। ये किससे ग्रेटर है बेटा, a मैक्स, a नेट इज ग्रेटर देन a मैक्स। ठीक है, और a मैक्स की वैल्यू क्या है आपकी म्यू 2 इंटू जी, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ म्यू 2 इंटू जी। और आप फर्दर इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी आपकी, है ना, तो आपका हो जाएगा क्या, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 इंटू जी। इससे ज़्यादा होना चाहिए और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी जो f की वैल्यू आ जाएगी वो किससे ज़्यादा आनी चाहिए आपकी, m1 प्लस m2 इंटू म्यू 1 प्लस म्यू 2 इंटू जी। तो जब आपकी बेटा वैल्यू जो f की वैल्यू है इससे ज़्यादा आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लिपिंग अकर्स हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्लिपिंग, कंडीशन फॉर स्लिपिंग बिटवीन m1 एंड m2। ओके, तो बेटा जब आपकी f की वैल्यू इस फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका स्लिपिंग अकर्स हो जाएगी m1 और m2 के बीच में। तो आई होप बेटा कि आपको क्लियर हो गया होगा, सब में पैटर्न सेम है। एक बार हम दोनों ब्लॉक्स को साथ कंसीडर करके चलेंगे
दोनों ब्लॉक को एक बार हम क्या करेंगे, साथ कंसिडर करके चलेंगे। कंसिडर जब आप साथ करेंगे तो उसके बाद आपको दोनों ब्लॉक का जब एक नेट एक्सेशन आ जाएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे, किसका, M1 का, ठीक है, M2 का एफबीडी ड्रॉ करके आपको ये पता चल जाएगा कि M2 का मैक्सिमम एक्सेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एक्सेशन हो सकता है किसका, M2 का। अगर आपका ये जो नेट एक्सेशन जो हमने फाइंड आउट किया है बाय कंसीडरिंग बोथ ऑफ द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, ये इससे ज़्यादा आ जाता है A मैक्स से, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, स्लिपिंग अकर्स आपकी हो जाएगी, ठीक है। वो कंडीशन पुट की, उसके बाद इक्वेशन सोल्व की, तो हमारा फाइनली फोर्स के टर्म्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा कि जब आपकी F की वैल्यू ग्रेटर देन इससे हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू μ1 प्लस μ2 इंटू G से, तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लिपिंग अकर्स हो जाएगी दोनों ब्लॉक्स के बीच में। अगर आपकी F की वैल्यू इससे छोटी होगी तो आपको उसी बात है कि दोनों ब्लॉक आपके एक साथ मूव होंगे और देयर विल बी नो स्लिपिंग अकर्स बिटवीन M1 एंड M2। ओके, तो बेटा आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी इसके रिमेनिंग केस और डिस्कस कर लेते हैं, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा अभी तक जो हमने जितने भी केस आपके किए हैं, वो केस A और केस B में क्या था कि आपका जो फोर्स था वो लोअर ब्लॉक के ऊपर लग रहा था। द फोर्स वाज एक्टिंग बिटवीन द फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, और जो फ्रिक्शनल स्टार्टिंग वाले में फ्रिक्शनल फोर्स था बिटवीन द ग्राउंड एंड द सरफेस, बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द सरफेस। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर आपका जो फोर्स लग रहा था वो लोअर ब्लॉक के ऊपर लग रहा था और देयर वाज नो फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड। सेकंड केस के अंदर फोर्स तो आपका लोअर ब्लॉक के ऊपर लग रहा था, बट देयर वाज ए फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द लोअर ब्लॉक। अभी हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड केस के अंदर क्या करेंगे कि देयर विल बी द फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक। फोर्स किसके ऊपर होगा, अभी अपर ब्लॉक के ऊपर रहेगा, और हमको देखना है कि कब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग अकर्स होगी। केस 3, केस when force is acting on upper block, when force is acting on upper block and there is no friction, between ground and blocks. There is no friction between ground and the block. ग्राउंड और ब्लॉक्स के एंड द लोअर ब्लॉक लिख दीजिए, एंड द लोअर ब्लॉक, सॉरी, ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन भी नहीं है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है आपका, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो आपका अपर ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम। सपोज कर लीजिए बेटा ये सिचुएशन आपको दी गई है, और ये ब्लॉक है आपका M1 और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है आपका M2। इस टाइम पे जो आपका फोर्स लग रहा है बेटा वो किसके ऊपर लग रहा है, वो लग रहा है आपका अपर ब्लॉक के ऊपर, अपर ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। फ्रिक्शन है बिटवीन M1 और M2 के, तो फ्रिक्शन है आपका फर्स्ट वाला केस म्यू, बट यहाँ पे आपका म्यू की वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। M1 और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, M1 और M2 के बीच में आपका फ्रिक्शन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट स्लिपिंग विल अकर बिटवीन M1 और M2, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की क्या होनी चाहिए कि इन दोनों M1 और M2 के बीच में आपकी स्लिपिंग अकर होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो बेटा एग्जैक्टली सिमिलर केस है। मेरा सजेशन क्या रहेगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को पॉज कीजिए,
खुद से एक बार करके देखिए कि आप कैसे करते हैं और कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। एक बार आप अपने आप से करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो बेटा वही केस है, इसके अंदर भी सिमिलरली हम उसी पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कंसिडर करेंगे, M1 और M2 बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो उसके बाद आप नेट एसिशन फाइंड आउट कर लेंगे। इफ M1 and M2 both blocks are moving together, अगर ये दोनों ब्लॉक बेटा आपके साथ जा रहे हैं, देन acceleration of both the blocks is, तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक तो क्या आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा आपका क्या, M1 प्लस M2 इंटू जी, ये आ जाएगा। एक आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे M1 के बीच में और ग्राउंड इसके बीच में, ये आ गया आपका क्या, नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ, चलो मैं इसको, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो एक तो बेटा M1 प्लस M2 हो जाएगा, एक आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, एक F एक्सटर्नल फोर्स आपका लग रहा है। इन दोनों के बीच में M1 और ग्राउंड सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। स्मूथ एग्जैक्टली बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अभी आप M1 और M2 को एक साथ मान के चल रहे हैं, तो आपको सी बात है, यू शुड नॉट वरी अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन M1 एंड M2 एज वेल एज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन M1 एंड M2, बिकॉज आप दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर करके चल रहे हैं। सो यू शुड नॉट बी वरी अबाउट द इंटरनल फोर्स विच आर एक्टिंग बिटवीन M1 एंड M2। तो बेटा ये फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, तो एक तो F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, एक M1 प्लस M2 जी लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन M1 प्लस M2 जी को बैलेंस कर देगा। नेट फोर्स आपका क्या लग रहा है दोनों फोर्स ब्लॉक्स के बीच में, F। तो नेट एक्सेशन कितना हो जाएगा बेटा, नेट एक्सेशन आपका हो जाएगा F फोर्स लग रहा है आपका डिवाइडेड बाई मास टाइम एक्सेशन। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, ये आ जाएगा आपका क्या, M1 प्लस M2। कहाँ से आया है, न्यूटन सेकंड लॉ से। ये आ जाएगा क्या, कॉमन एक्सेशन आ जाएगा दोनों ब्लॉक्स का, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अभी हमको बेटा फाइंड आउट क्या करना है कि मैक्सिमम एक्सेशन किसका हो सकता है। अभी देखिए, आप सोच के देखिए, मैं एक बार इसको देता हूं बीटा। ओके, अभी आप बेटा ये बताइए कि M1 और M2 ये दोनों ब्लॉक हैं, ठीक है, तो किसका मैक्सिमम एक्सेशन आपका हो सकता है, M1 का हो सकता है, M2 का हो सकता है। तो पहले तो हम बेटा क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाले केस के अंदर M2 का ड्रॉ कर रहे थे और वहाँ से मैक्सिमम एक्सेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन इस केस के अंदर आपका जो फोर्स लग रहा है वो M2 के ऊपर लग रहा है, तो अगर आप M2 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो M2 का एक्सेशन कितना भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे अगर आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे किसकी, M1 की, अगर आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे किसकी, M1 की, तो आपको फाइंड आउट हो सकता है कि इसका मैक्सिमम एक्सेशन M1 का क्या हो सकता है। ठीक है, M2 का तो मैक्सिमम एक्सेशन बेटा कितना भी जा सकता है आपका, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स M2 को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे किसका, M1 का, और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि M1 का मैक्सिमम एक्सेशन कितना हो सकता है। ठीक है, तो M1 का क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F के ऊपर। तो M1 वाला जो ब्लॉक है, अगर आप देखेंगे ढंग से, तो M1 वाला ब्लॉक केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूव हो रहा है आपका। ठीक है, जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा M1 वाला जो ब्लॉक है वो केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से राइट वार्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ठीक है, पहले वाले केस में जब फोर्स हम नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लगा रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि M2 वाला जो ब्लॉक है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही राइट वार्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो केस होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि फोर्स हम लगा रहे हैं M2 के ऊपर। तो आप जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे M1 का, देन यू विल फिगर आउट दैट
दिस M1 ब्लॉक इज मूविंग राइटवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है, उसके क्रॉसपोंडिंग आपका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ सकता है किसका, M2 का, M1 का। ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा ड्रॉ करेंगे क्या, FBD ऑफ M1 ड्रॉ करेंगे, FBD ऑफ M1। तो जब बेटा आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका लग रहा है क्या, M1G लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। एक बेटा आपका लग रहा होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उसको लट से मैं N1 बोल देता हूं। और बेटा एक अभी आपको पता है ये जो M2 है ये अपने वेट की वजह से, ये जो M2 है ये अपने वेट की वजह से इसको नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर नीचे पुश कर रहा है, और वो नॉर्मल रिएक्शन आपको बोल देते हैं वो कितना लगेगा, इसके ऊपर N1 लगेगा, N2 लगेगा लट। वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो क्या लगेगा बेटा, N2 लगेगा। किसकी वजह से, M1 और M2 के बीच में, क्योंकि M2 वाला M1 को नीचे की तरफ अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ धकेल रहा है इसको। ओके, और आपको क्या पता है बेटा, इसका जो नेट एक्सेलेरेशन है वो क्या है आपका, राइटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किस फोर्स की वजह से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, तो आप कहेंगे सर और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख नहीं रहा है, तो आपको सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर हो सकता है। और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी आगे की तरफ, M1 वाले ब्लॉक की। तो लेट्स से दैट इज FS बोल देता हूँ। और बेटा इसके ऊपर अगर आगे की तरफ लग रही है ड्यू टू ब्लॉक M2, तो M2 के ऊपर अगर इस टाइम पे आपसे पूछ रहे कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपकी होगी बेटा फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड। अभी देखिए कितना चेंजमेंट आ जाता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी हो जाती है चीजें। यहाँ पे आपने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स M2 के ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है इस केस के अंदर, लेकिन इससे पहले वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू थी वो आगे की तरफ लग रही थी, किसके ऊपर, M2 के ऊपर। ओके, अभी रिलेटिविटी से भी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि M1 तो बेटा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये तो रेस्ट के ऊपर रहना चाहेगा, लेकिन M2 के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो M2 अगर आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहेगा, भाई तू इससे आगे मत जा, फ्रिक्शनल फोर्स इसकी तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। लेकिन M1 के ऊपर कैसे लगेगा, क्योंकि M1 क्या है बेटा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट के ऊपर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहेगा कि भाई तेरे M1 और M2 दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो कब नहीं होना चाहिए, क्योंकि M2 तो ऑलरेडी आगे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसकी तरफ आगे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा कि तू भी इसके साथ साथ चल, ताकि तुम दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि M1 के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा रिलेटिविटी से, और M2 की तरफ लगेगा पीछे की तरफ। यहाँ से बना है समझ में रिलेटिविटी से, तो आप FBD ड्रॉ करके देखिए, FBD ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा M1 का जो एक्सेलेरेशन है वो आगे की तरफ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए आगे की तरफ। ओके, अभी आपको क्या पता है बेटा, इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आप, क्योंकि ये मूव हो रहा है M1 आपका केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये मूव हो रहा है, तो यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकती है बेटा आपकी, वो आपको सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो सकती है। When Fs that static friction is tending to the limiting friction, then there can be the maximum value of this acceleration for M1। ठीक है, तो बेटा maximum value of limiting friction, maximum value of limiting friction acting on M1 is, तो आप कहेंगे क्या बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी वैल्यू होगी, म्यू, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मैंने बताया था आपका म्यू है ना, इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में, तो आप कहेंगे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, तो N1 आएगा N2 आएगा, तो बेटा N1 तो सॉरी M1 का ड्रॉ कर रहे थे ना हम। ओके, तो
बेटा N1 तो हमारा ड्रॉ आ रहा था इन दोनों के बीच में, ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में N1 आ रहा था आपका, ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में आपका N1 आ रहा था, N2 आया इन दोनों ब्लॉक के बीच में। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स में ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये बिटवीन द टू सरफेसेस होता है जिनके बीच में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 आएगा, N2 आएगा यहाँ पे, तो ये बेटा आपका आएगा क्या, म्यू इंटू N2 आएगा। N1 नहीं आएगा क्योंकि N1 लग रहा है ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में, तो यहाँ तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी 0 है, और जो N2 लग रहा है वो लग रहा है आपका M1 और M2 के बीच में, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स भी M1 और M2 के बीच में लग रहा है, तो आपको जो नॉर्मल रिएक्शन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा विच इज एक्टिंग बिटवीन M1 एंड M2। ओके, तो ये आपका आ जाएगा कितना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन N2। अब बेटा N2 की वैल्यू बताइए आप क्या होगी। तो N2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता है कि N2 M1 के ऊपर तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन यही N2 M2 के ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। N2 M2 का अगर ड्रॉ करेंगे तो, और M2G नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो बेटा बाय बैलेंसिंग द फोर्स ऑन M2 आप N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो बेटा N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, आपकी होगी क्या, M2 इंटू G, क्योंकि आपको पता है M2 के ग्रेविटेशनल फोर्स को केवल ये नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2 यही क्या कर रहा है, आपका बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन N2 की वैल्यू आपकी मिल गई है विच इज इक्वल टू M2 इंटू G। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन बी म्यू इंटू M2 इंटू G, ठीक है। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेशन क्या हो सकती है M1 के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन M1 इज, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी, FL डिवाइडेड बाई M1। तो ये आपका आएगा क्या, म्यू इंटू M2 बाई M1 इंटू G, ये आएगी आपकी मैक्सिमम। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, अभी आपको पता है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है किसका, M1 का, और ये कॉमन एक्सेलरेशन क्या है इन दोनों का, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अभी वही कंडीशन पुट करेंगे कि आपका ये वाला जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम होगा तो देयर विल बी नो स्लिपिंग, अगर ये वाला जो एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो स्लिपिंग विल अकर, ठीक है। तो कंडीशन फॉर स्लिपिंग आपको निकालनी है। तो बेटा ये ग्राफ, ये अलग से फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। Slipping will occur when ये जो आपका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया है ये किससे ज्यादा हो जाए बेटा, आपका नेट एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाएगा, तब आपकी क्या होगी, स्लिपिंग होगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया है बेटा आपका, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका आया है म्यू इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 इंटू G इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या है बेटा आपका, सॉरी क्या कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। आपका ये तो क्या है, जब दोनों ब्लॉक को हमने साथ लेके चल रहे हैं तो जब आपका नेट एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा होगा ए मैक्स से, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर ये दोनों ब्लॉक को, जब आपने दोनों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक मान लिया, ये वाला एक्सेलरेशन जब आपने निकाला, अगर ये इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो ही गई M1 की जितनी हो सकती है, इससे अगर ये ज़्यादा होगी तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लिपिंग अकर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो स्लिपिंग विल अकर व्हेन नेट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए मैक्स, ये आ गई कंडीशन। और नेट की वैल्यू क्या है बेटा, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है आपकी, और ये किससे ज़्यादा हो जाए आपका, ए मैक्स से। ए मैक्स की वैल्यू आपकी आई है क्या, म्यू इंटू M2 बाई M1 इंटू G, और F की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए बेटा, आपकी M1 प्लस M2 इंटू म्यू इंटू G, और इसको आप आगे लिख दीजिए इंटू M2 बाई M, ठीक है। जब आपकी F की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए
देन देयर विल बी स्लीपिंग। कंडीशन फॉर स्लीपिंग आ गई है, कंडीशन फॉर स्लीपिंग। ओके तो बेटा आपको अगर पहले वाले केस समझ में आ गए होंगे तो आई होप कि इस वाले केस में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर पहले वाले केसेस के अंदर आपको दिक्कत आ रही तो आपको अच्छी बात है, आपको इस केस के अंदर भी दिक्कत आएगी। जो बच्चे रेगुलरली लाइव क्लास ले रहे हैं और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं तो मैं उनके लिए बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली उनको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं इन क्लासेस को, तो आपको सी बात है, आपको चाहिए मैं कैसे भी पढ़ा दूँ, अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ये आपकी आउट ऑफ रेंज हो गई ये चीज़ें समझना भी। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ इसीलिए कि आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। फिजिक्स की कॉन्सेप्ट तभी आपको क्लियर होंगे जब आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पा रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट विदाउट सोल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो बेसिक फंडा रहता है फिजिक्स का, जब तक आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते। ओके तो जितना आप प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे उतना ही आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और फिजिक्स में मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको हो सकता है कि केमिस्ट्री में रिवीजन की जरूरत पड़े, मैथ्स के अंदर रिवीजन की जरूरत पड़े अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन फिजिक्स में मैकेनिक्स तो पूरा ऐसा है कि आपको एक बार अगर आपको क्लियर हो गया अच्छे से तो आपको कभी भी इसके रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस तरह का टॉपिक है, क्योंकि पूरे हर जगह इसमें 2 या 4 फॉर्मूले हैं टोटली आपके पूरे फिजिक्स के अंदर। 2 या 4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को हम यूज़ करते रहते हैं बार बार। तो बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई कैसे करना है, उन फॉर्मूलाज को और उन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वो चीज़ आ गई तो आपको फिर बाद में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके तो आई होप बेटा कि ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि स्लीपिंग की क्या कंडीशन रहेगी। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड। अभी फोर्थ केस क्या होगा बेटा, फोर्थ केस क्या होगा आपका कि व्हेन देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द ब्लॉक, तो और फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक, तो व्हाट शैल बी द कंडीशन ऑफ द स्लीपिंग बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। तो उस टाइम पे आपका क्या हो सकता है। ओके बेटा तो फोर्थ केस है आपका व्हेन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड ग्राउंड, जब लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक, तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ साइड में। अभी तो बेटा हम 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसके बाद 3 ब्लॉक की प्रॉब्लम्स पे पूछी जाती है। IIT वगैरह में 3 ब्लॉक की प्रॉब्लम भी आई है, 3 या 4 ब्लॉक तक पूछते हैं। तो वो प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी समझ में अगर आपको ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही तो बेटा ये 2 ब्लॉक आपको दे रखे हैं M1 और M2। इस टाइम पे देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड, लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज μ1 हियर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज μ2 हियर एंड सम एक्सटर्नल फोर्स F इज एक्टिंग ऑन M2 अपर ब्लॉक। आपको फाइंड आउट करना है कि स्लिपिंग कब हो सकती है M1 और M2 के बीच में। तो इस केस में बेटा 2 केस बनते हैं यहाँ पे अलग अलग से।
एक बार आप अपने आप से कीजिए इसको, और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके 1 मिनट। तो बेटा इसका एक केस मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ कि ये वाला हमारा ब्लॉक है M1, ये वाला ब्लॉक हमारा ब्लॉक है क्या M2, और F फोर्स हम लगा रहे हैं M2 के ऊपर। अभी बेटा आप समझ के देखिए, सोच के देखिए, अगर आपका ब्लॉक M1 का मूव होगा तो आप कहेंगे सर M1 वाला ब्लॉक मूव होगा। अगर आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ये दोनों ब्लॉक एक साथ कब मूव होंगे, ये दोनों जो ब्लॉक हैं ये एक साथ कब मूव होंगे वो बताइए आप सबसे पहले। तो आप कहेंगे सर कि दोनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव होना है इन दोनों को, तो इन दोनों ब्लॉक्स को मैं एक बार ऐसे करके बना देता हूँ, एक सिंगल ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा जो M1 के ऊपर लग रहा होगा, और वैल्यू ऑफ दैट काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या हो सकती है बेटा, आपकी वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी म्यू के इंटू म्यू 1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा यहाँ पे ग्राउंड और इसके बीच में, तो आप कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ले लेंगे, तो वो आपके आ जाएगा क्या बेटा μ1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, ये आ गया। तो बेटा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप फोर्स को लगा रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये फोर्स की वैल्यू, ये वाला अगर फोर्स है आपका ये इससे ज्यादा होगा तो ही आपके दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकते हैं, नहीं तो आपके दोनों ब्लॉक एक साथ मूव ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाला फोर्स आपका इससे ज्यादा होना चाहिए μ1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G से, तो आपका ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, एक साथ मूव करने आपके स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक झोल और है बेटा कि अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करें इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 इज, तो बेटा यहाँ पे लगेगा क्या नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 कितना आ जाएगा बेटा, तो वो आपका आ जाएगा क्या, इसको चलो मैं बोलता हूँ, इसको चलो 1 बोलता हूँ मैं, इसको 2 बोलता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या आपका μ2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन N2, तो ये हो जाएगा क्या μ2 इंटू M2 इंटू G। अभी बेटा आपको पता है कि वो M1 वाला जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ किस डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, किस फोर्स की वजह से जा रहा है, तो आप कहेंगे ये जा रहा है इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से M1 और M2 के ऊपर। M1 पे ये वाला फोर्स लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन L2, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। और आपको पता है ग्राउंड और इस M1 के बीच में हमेशा पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा आपका FL1, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो ये जो M1 वाला ब्लॉक है इसके ऊपर कितने जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है ग्राउंड की वजह से, तो वो मैंने लिखा दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन FL1 हो गया। और तो एक्सटर्नल फोर्स जो M1 के ऊपर नहीं लग रहा है, लेकिन M1 और M2 के फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है आगे की तरफ FL2, ओके। तो अगर आपका जो FL2 है वो FL1 से ज्यादा हुआ तो ही आपका ये ब्लॉक M1 आगे की तरफ मूव करेगा। अगर आपका FL1 जो लोअर वाला नीचे वाला जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो अगर आपका ज्यादा हुआ FL2 से, तो आपका सीधी सी बात है कि M1 वाला ब्लॉक आपका मूव ही नहीं करेगा, M2 वाला आगे की तरफ मूव कर जाएगा और आपको सीधी के सीधी क्या हो जाएगी, स्लिपिंग अकर हो जाएगी किसके बीच में, M1 और M2 के बीच में। एक बार फिर से समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए कि बेटा एक ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है M1, ये वाला ब्लॉक है M1, इसको एक स्टूडेंट नीचे की तरफ किसी फोर्स से खींच रहा है, वो मैंने बोल दिया कितना FL1, और एक स्टूडेंट इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है FL2 फोर्स से आगे की तरफ।
और हमको फाइंड आउट करना है कि ये आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये आगे की तरफ तभी मूव करेगा जब ये FL2 है, ये जो सेकंड स्टूडेंट ने जो फोर्स लगाया है ये फर्स्ट वाले स्टूडेंट से ज़्यादा हो, तभी ये आपका आगे की तरफ मूव करेगा। अगर फर्स्ट वाला स्टूडेंट इससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो आपको सी बात है कि M1 वाला ब्लॉक आपका आगे की तरफ मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, ये रेस्ट के ऊपर रहेगा। तो M1 वाला तो रेस्ट के ऊपर रह जाएगा और आपका जो F एक्सटर्नल फोर्स है ये आपका क्या रह जाएगा, ये सॉरी जो सेकंड वाला ब्लॉक है ये आपका चलना स्टार्ट कर देगा। तो डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगी, स्लिपिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमने फाइंड आउट किया कि व्हेन द स्लिपिंग विल अकर, केस 1, सॉरी इसी का मैं पार्ट 4 का ही केस ए कर रहा हूं। स्लिपिंग विल अकर डायरेक्टली when M2 blocks did not move, when the M2 block does not move। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या पाएगी बेटा, जब आपका FL1 इज ग्रेटर देन FL2 और आप क्या बोलेंगे कि μ1 M1 प्लस M2 इंटू जी इज इक्वल टू है μ2 M2 इंटू जी, सॉरी ग्रेटर देन है इससे, μ2 इंटू M2 इंटू जी। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो FL2 ये M2 वाला ब्लॉक आपका कब मूव होगा, जब आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स F है ये किससे ज़्यादा हो जाए, आपका μ2 इंटू M2 इंटू जी से। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हो जाएगी व्हेन F इज ग्रेटर देन μ2 इंटू M2 इंटू जी। जैसे ही आपका फोर्स इससे ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा इससे ज्यादा नहीं हुआ तो आपका वैसे मूव नहीं होगा, ना तो M1 मूव होगा ना M2 मूव होगा। इस केस के अंदर ये लोअर वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका M1 पे लग रहा है, तो FL1 सपोज कर लीजिए ज्यादा है FL2 से, तो बेटा ये M2 वाला कब मूव होगा M1 के ऊपर। तो आपको ये तो पता चल गया कि M1 वाला मूव नहीं होगा, लेकिन M2 वाला कब मूव होगा, आपका M2 वाला तभी मूव होगा जब आपका ये वाला जो फोर्स है ये इसके फ्रिक्शनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वो इससे ज्यादा हो जाए। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, μ2 इंटू M2 इंटू जी से। तो व्हेन F एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन μ2 इंटू M2 इंटू जी, देन ओनली क्या हो जाएगा, M1 और M2 के बीच में क्या हो जाएगी, आपकी स्लिपिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस आप अपने आप से एक बार सोच के देखिए कि जब सपोज कर लीजिए कि FL1 आपका कम है FL2 से, तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटा, ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, उस केस के अंदर आपको अगेन एक और कंडीशन आएगी कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हेन द स्लिपिंग विल अकर बिटवीन द M1 एंड M2। तो वो केस आपका कब होगा, जब FL2 इज लेस देन FL1, तो वो केस बी बन जाएगा। वो आप एक बार घर पे ट्राई कीजिए, मैं बाद में उसको समझा देता हूँ आपको। ओके, तो बेटा आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।